स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल। मैं अमरनाथ आपका स्वागत करता हूं अकेडमी ज्ञान गंगा चैनल पर। इस ज्ञान गंगा चैनल पर हम आपको यूपीपीएससी और बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हैं और विषयों पर गंभीरता से अध्ययन और विशद चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या है ये अपठित गद्यांश? इसे कैसे करते हैं हल? हमें नहीं लगता कि कोई परीक्षा हिंदुस्तान में ऐसी बची है जहां पर कोई अपठित गद्यांश न पूछा जाता है। शर्तिया पूछा जाता है, यदि परीक्षा है तो उसमें अपठित गद्यांश आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सी परीक्षाओं में? मुझे लगता है जब आप यूपीपीएससी की कोई परीक्षा देने जाते हैं, यूपीपीएससी आपको प्री लेवल और मेंस लेवल दोनों पर आपको ये मिलता है। यूपी ट्रिपल एससी, अभी देखिए पीईटी की परीक्षा होने वाली है, इसमें तो पूरा पैराग्राफ का ही खेल है। 10 नंबर पैराग्राफ और 5 नंबर हिंदी का व्याकरण, कुल 15 नंबर हिंदी का है। ये जो जो रोल है जिसमें पैराग्राफ तो सबसे महत्वपूर्ण है, अपठित गद्यांश यानी पैराग्राफ सॉल्व करना। उसके अलावा बिहार की कोई परीक्षा देते हैं, आप बीपीएससी देते हैं तो आपको गद्यांश मिलता है। आप बिहार का बीडब्ल्यूएससी देते हैं, मिलता है। आप जब पेपर देने जाते हैं दरोगा का, बिहार सिपाही का, आपको ये परीक्षाओं में मिलता है एग्जाम में अपठित गद्यांश। तो सवाल उठता है कि भाई क्या है अपठित गद्यांश? पहले इस शब्द के माने समझा दीजिए, तब आगे कोई बात शुरू हो। तो अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आ, दूसरा है पठित। इसमें से आ को अलग कर लिया जाए। आ के माने समझिए, आ एक उपसर्ग है जिसके मतलब होता है नहीं, किसी भी चीज में निगेटिव शब्द पैदा कर देता है। और पठित, पठित शब्द के माने है पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ माने नहीं पढ़ा हुआ। जैसे आ का मतलब नहीं कैसे होता है समझ लें। ज्ञान के आगे आ लगा दिया, अज्ञान माने ज्ञान नहीं है। धर्म के आगे आ लगा दिया, अधर्म माने धर्म नहीं है। तो पठित के आगे, पठित माने पढ़ा हुआ, तो उसके आगे आ लगा दिया, अपठित माने ना पढ़ा हुआ। यानी कि यह टॉपिक आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं। टॉपिक का मतलब जो पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, ये पैराग्राफ आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ऐसा एग्जामिनर मान के चलता है। वो अलग बात है, आपने इंटरमीडिएट में कोई किताब पैराग्राफ पढ़ा हो, या आपने किसी उपन्यास का कोई अंश पढ़ा हो और गलती से वही मिल जाए, ये डिफरेंट चीज है। लेकिन एग्जामिनर ये मान के चलता है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, अपठित है। पैराग्राफ आज हम 3 जबरदस्त पैराग्राफ लेकर के आए हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। हम इन पैराग्राफ के हिसाब से भी आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये समझना है कि अपठित गद्यांश के माने क्या है। तो सवाल उठता है, अपठित एग्जामिनर क्यों देता है? आखिर किसी भी परीक्षा में अपठित की जरूरत क्या है? तो आ माने नहीं, पठित माने पढ़ा हुआ, यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं है उसी को अपठित बोलेंगे। एग्जामिनर ये मानता है कि भाई जब आप सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, आप पीपीएससी में आ जाएंगे, अलग अलग सरकारी विभागों को संभाल रहे होंगे, वहां पर कोई बात आपके लिए लिख करके आए, कोई पैराग्राफिकल अप्रोच में। अब जब वो लिख करके आई तो भाई आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? विदाउट रेफरेंस कंटेक्स्ट कोई बात कहीं लिखी हो तो उसको किसी बात से जोड़ पा रहे हो, उसके उसमें लिखे हुए निहितार्थ समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि बचपन से तो आदत डाली गई है कि आप कुछ अपठित पढ़ते ही नहीं, बिना कारण पढ़ते नहीं। हर चीज परीक्षा के लिए पढ़ते हैं कि जी परीक्षा में ये पाठ आएगा, इसलिए वो पाठ रट लेते हैं, उस प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। आपकी आदत तो पहली कक्षा से ऐसी ही पड़ी है ना, कि आप पहले कोई मैटर पढ़ लेंगे और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपको गुरुजी पढ़ाएंगे, वो चैप्टर पढ़ाएंगे, रटवाएंगे, उसके बाद आप प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन ऐसा कोई पेपर देने जाए जिसमें कुछ मालूम ना हो, अचानक आ जाए, सॉल्व करना पड़ जाए, ये विद्या सीखने के लिए आपको तो अपठित गद्यांश दिया जाता है परीक्षा में। तो इसके मायने क्या है, निहितार्थ क्या है, इस बात को समझ लीजिएगा। पढ़ा हुआ नहीं, ना पढ़ा हुआ, इस बात को मैं 2 बार 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि आप समझिए कि जब पैराग्राफ का उत्तर लिखिए तो कभी भी ये दिमाग मत लगाइएगा कि मतलब अरे इस प्रश्न का तो उत्तर हम पहले से जानते हैं, लाओ यही लिख दे। कई बार पैराग्राफ हमसे जो कहेगा वही हमको लिखना पड़ेगा। आप अपनी ओर से कुछ ना, अगर पैराग्राफ ने पढ़ा कि एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों में दौड़ हुई और इसमें खरगोश जीत गया। अब आपने पहले से पढ़ रखा है कि खरगोश कछुआ दौड़ में कछुआ जीता, तो आप याद रखिए आप कछुआ नहीं जिता सकते। क्योंकि पैराग्राफ अगर खरगोश जिताने को कह रहा है तो आप पैराग्राफ के माध्यम से खरगोश ही जिताएंगे। अपनी ओर से कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जोड़ना नहीं है, इस बात को समझ लेंगे। अपठित गद्यांश, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। तो अब सवाल उठता है अपठित गद्यांश करें कैसे? यही तो आज का टॉपिक है ना, हल कैसे करें, हाउ टू सॉल्व अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को कैसे करें हल, इस बात को समझने के लिए आइए आगे की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले जाने कि कैसे करें हल, इस बात को समझना है, कैसे करें। सबसे पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो समझने के लिए कैसे करना है ये हमसे अभी समझिए, फिर परीक्षा के लिहाज से कैसे करना है वो भी हम ही समझाएंगे। तो पहले समझना है ये, अभी आज तो एग्जाम देने जा नहीं रहे, परीक्षा के पहले आप जब अभ्यास कर रहे होते हैं तो परीक्षा तो दे नहीं रहे होते, तो अभ्यास कैसे करें इस बात को पहले समझें। तो सबसे पहली आदत डालें, पैराग्राफ गंभीरता से, पैराग्राफ गंभीरता से पढ़ें, पैराग्राफ गंभीरता से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। आप क्या करते हैं मैं आपको दिखाऊं, आप ये करते हैं, पैराग्राफ आया, जीवन का सबसे बड़ा चुनाव करता है, चुनाव खत्म। ऐसे सर 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 भागते चले जाते हैं ना। पैराग्राफ बेचारा कह रहा है कि अरे किसी से मिलो तो तनिक तफसील से मिलो, उसको भी लगे कि मिले हो, तुमको भी लगे कि मिले हो, कुछ चेहरा मोहरा पहचान पाओ, ऐसी मुलाकात करो। नहीं बस सरसरे तौर पर देख के निकल लिए तो क्या पाया, कुछ नहीं पाया भाई। पैराग्राफ के साथ ये नियम लगा के चलिए कि जरा मोहब्बत से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए। तो मैं अभी बताता हूं, सबसे पहला काम क्या करना है, पैराग्राफ को, गद्यांश को गंभीरता से पढ़ना, समझ कर पढ़ना। जब तक समझ ना पाए तब तक पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिए नहीं बुद्धि में बात गई, दो बार पढ़ लीजिए। हाँ एक काम समझ लेंगे कि सर माँ साहब कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ बहुत कठिन आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि जो पैराग्राफ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें इस शब्द का मतलब क्या है। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी शब्द का कठिन मतलब नहीं जानते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस टेंशन में मत पड़िएगा कि आप शब्द का मतलब जान पाए कि नहीं जान पाए। अगर आप उस पैराग्राफ को एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो एक दो जो कठिन शब्द होंगे उनका सेंस समझ में आ जाए, मतलब भले ना समझ में आवे लेकिन मैं पक्का कहता हूं सेंस समझ में आ। जैसे मैं आपसे एक वाक्य बोलता हूं कि आज दुल्हन अवगुंठन में आई थी, सभी ने उसका अवगुंठन उठाकर उसे देखा, उसका चेहरा अवगुंठन के पीछे छिपा हुआ था। अब यह अवगुंठन शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन अगर आप कम से कम 3 से 4 सेंटेंस पढ़ ले जाएं तो पता चल गया अवगुंठन माने घूंघट। दुल्हन जो है घूंघट में चेहरा छुपा कर आई, लोगों ने उसका घूंघट उठा करके उसको देखा और चेहरा दिखाई की रस्म घूंघट उठाकर देखने में संपन्न हुई। तो समझ में आएगा अवगुंठन माने घूंघट की नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शब्द के ही पीछे पड़ गए, सेंस के पीछे नहीं भागे, अच्छा आप एग्जैक्ट घूंघट नहीं जान पाएंगे तो कुछ ये जान जाएंगे कि चेहरे पर कोई पर्दा डाल रखा है, उठा करके चेहरा देखा गया, दुल्हन दिखाई की रस्म जो होती है उसमें किया जाता है। तो इसका मतलब आप शब्द का मतलब नहीं जानते हैं, बावजूद वो बुद्धि में गया, गया कि नहीं गया, गया। ऐसे ही जब पैराग्राफ पढ़ें और आपको लगे कि ये शब्द कठिन है, ये लफ्ज कठिन है, कैसे किया जाए, तो यही तरीका अपनाइएगा, समझ में आ जाए। ठीक। तो पैराग्राफ को पढ़ना है गंभीरता से, समझ कर पढ़ना, जब तक पूरी तरह समझ न ले तब तक आगे न बढ़े। अच्छा, अगले नंबर पर दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि पैराग्राफ से बाहर का थॉट नहीं रखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देते समय पैराग्राफ से बाहर का थॉट नहीं रखेंगे। और अगर शीर्षक उसमें कभी पूछ ले, शीर्षक ऐसा हो कि पैराग्राफ का सार समझ में आ जाए, समझ में, हो सकता है मेरे पीछे छुप गया हो तो मैं बोल दे रहा हूं, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे, उसका सार समझ में आ जाए कि इसको पढ़ते, जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान में आपने एक चैप्टर देखा ऊष्मा, अब आपको मालूम है कि द चैप्टर इज अबाउट हीट, आपने चैप्टर पढ़ा लेंस, तो आपको मालूम है उसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस सब प्रकार के लेंस आएंगे। लेकिन अगर आप उसी लेंस चैप्टर का हेडिंग डाल दें उत्तल लेंस, तो आपके दिमाग में आएगा इसमें अवतल की बात नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। तो तात्पर्य बस इतना सा है कि हम शुरुआती हेडिंग ऐसी, जो शीर्षक है वो इस तरह का होना चाहिए कि हम पूरी बात को रिप्रेजेंट कर सकें। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिए। अब आइए ये अभ्यास करना है,
ये पैराग्राफ का अभ्यास करते समय करना, उसके बाद प्रश्नोत्तर देने होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब हम लोग ये अभ्यास निरंतर कर लेंगे तो जब आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें तो किस प्रकार से पढ़ें। तो देखिए, एग्जाम से पहले अगर घर में अभ्यास कर रहे हैं तो पहले सारा फोकस इस पर होना चाहिए कि पैराग्राफ समझ में आवे, क्योंकि यही समझ में आना असली खेल होता है। और जब ये एग्जाम देने जाए तो क्या करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले जाकर के सवाल पढ़ें। सफल व्यक्ति किसे कहा गया है, कौन सा चुनाव हमारे वश में है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, पानी की निचाई की ओर जाने का क्या प्रतीक है, सही चुनाव का परिणाम क्या होता है। ये 5 प्रश्न हैं इसके माध्यम से। अब इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है जी, लिखना है इन 5 प्रश्नों के उत्तर। अब ये समझ में आ गया। अब की पैराग्राफ में कुछ सफल मनुष्य की बात की गई है, पैराग्राफ में कुछ चुनाव करने की बात की गई है, कुछ महत्वपूर्ण चुनाव पूछा गया है, कुछ पानी नीचे जा रहा है इसका मतलब पूछा गया है, सही चुनाव का परिणाम। यानी इस पैराग्राफ में कुछ चुनाव करने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन अब चुनाव का मतलब ये समझ लीजिएगा पैराग्राफ भी ना पढ़े, अरे जी हाँ कमल पर मारना है कि पंजा पर मारना है कि साइकिल पर मारना है कि झाड़ू पर मारना है, ये नहीं है क्या, वो पैराग्राफ बताएगा। तो सवाल पढ़ लेने से दिमाग में आइडिया हो जाता है कि इस पैराग्राफ इज व्हाट अबाउट। ठीक, अब सबसे जबरदस्त है पैराग्राफ को पढ़ना और उसको समझना, सबसे जबरदस्त कैसे समझ में आए। तो देखिए, जीवन का सब पैराग्राफ समझिए, भूल जाइए कि आप कुछ और कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनते जाइए, आपको आनंद आएगा। पैराग्राफ एकदम लाइफ रिलेटेड है, जिंदगी से जुड़ा पैराग्राफ है, आपको मजा आएगा पैराग्राफ पढ़ के। प्रश्न का उत्तर तो देना हम सिखा ही देंगे। सुनो, जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना चाहता। उपयुक्त माने सुटेबल, जो सही है उस बात का चुनाव करना जानता हो। जिंदगी में सबसे कलाकार और सफल आदमी वही माना। कौन मास्टर साहब ज्यादा पावर में हैं वो स्कूल में आप करते थे, हाँ इनसे बना के रख ली जाए तो काम बन जाएगा। 4 दोस्तों में लड़का ठीक है, इससे बना के रख ली जाए काम, ऐसा वाला। हाँ, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिंदगी में कलाकार। बहरहाल ये नकारात्मक नहीं सकारात्मक है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त का चुनाव करना चाहता। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। अगर अगर चुनाव में तनिक भी भूल हो गई, जैसे आप एसएससी की तैयारी करें कि आप बैंक की तैयारी करें, कि आप यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करें, कि आप बिहार की तैयारी करें, आप स्टेट की तैयारी करें, कि आप आईएएस की तैयारी करें, ऐसे सवाल जवाब आपके मन में होते हैं। आपको अपनी क्षमता पहचाननी है, आपको स्वयं को पहचानना है, आपको खुद को पढ़ लेना है कि आप चाहते क्या हैं। उसके बाद यदि आप चुनेंगे जिसके लिए आप बने हैं तो निस्संदेह आप सफलता पाएंगे। और अगर आपने चुनाव गलत कर लिया, इंटरमीडिएट पास हुए, सारे दोस्त कर रहे थे बीटेक, हम भी चले गए बीटेक में, हमारी आत्मा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से डरती थी, लेकिन दुनिया बीटेक कर रही है पीछे, हम भी भागे भागे बीटेक करने चले गए। तो बच्चा 3 साल 4 साल बीटेक के किसी तरह नरक की तरह कटे, उसके बाद बीटेक छोड़ करके चले आए, काहे की तैयारी करने लगे, पटवारी की तैयारी करने लगे। कोई मतलब रह गया बीटेक करने का? नहीं रह गया। तो अगर चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि माने घाटा सुनिश्चित है। हाँ, कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं होते, जैसे माता पिता, हमारे माँ बाप कौन होंगे, किस परिस्थिति में पैदा होंगे हम नहीं जानते, वो तो भगवान ने दी। देश काल का चुनाव हमारे वश में नहीं है, जन्म मृत्यु का चुनाव हमारे वश में नहीं है, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का, काम करना है कि नहीं करना, ये चुनाव तो आपके हाथ में है, इसके लिए आपको कौन रोकेगा। आपको आलसी बन के पड़े रहना है कि परिश्रम करना है, इस बात का चुनाव आपके हाथ में। अच्छी बुरी और संगति का चुनाव, आपकी संगत अच्छी है कि बुरी है, इस बात का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर। सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सबसे अच्छी बुरी संगत का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आलस में परिश्रम, अगर आपकी संगत अच्छी है, आपका दोस्त सवेरे 4 बजे रोज उठ के पढ़ रहा है तो आपके भी मन में एक कसक पैदा होगी, लाओ कल भी हम सवेरे 4 बजे उठे। लेकिन आपका दोस्त रात में बढ़िया आज करेंगे पार्टी, 4 बोतल फलाना धमाका, और ये करते हुए रात 2 बजे सोता है और सवेरे 11 बजे तक उठता है, तो कभी ना कभी आपका भी मन कर जाएगा कि आप उधर चले जाए।
तो अच्छी बुरी संगत का चुनाव इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, जैसे टपोरियों के बीच में रहोगे टपोरी लैंग्वेज हो जाएगी, भले आदमियों के बीच में रहोगे भले आदमी जैसी लैंग्वेज हो जाएगी। हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर। पैराग्राफ बढ़िया। आगे, मनुष्य का चित्त माने मनुष्य का मन बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। मासा ये तो बहुत होता है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर तेजी से बहता है, उसी तरह, क्या जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है, जैसे पानी सदैव निचाई की ओर बहता है, कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती पानी को नीचे जाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही आदमी का मन होता है। उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और असफल होने के लिए, टल्ली पड़े रहने के लिए, हाँ, धूम्र दंडिका खींचने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, साथी खुद ही ऑफर करता है। तो इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते, यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता। बताओ, प्रश्न का उत्तर तो जो देंगे आप देंगे, ये बताओ पैराग्राफ कैसा है? एकदम जिंदगी जबरदस्त लगा। माँ साहब अपने मन की बात लिखी है, संगत कैसी हो इसके बारे में लिखा गया। तो एक बार सरसरी तौर पर पढ़ें, फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सारे प्रश्न के कर पाएंगे आप, मुझे पक्का भरोसा है। तो जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त यानी सुटेबल का चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में हैं, जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव, और अच्छी बुरी संगत। अच्छी बुरी संगत का चुनाव इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर हैं। मनुष्य का चित्त, मन, चित्त माने मन, बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का है चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण। क्लियर है? अब एक बात बताओ, पैराग्राफ अगर समझ में आ जाए तो तब तो मजा ही मजा है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, गुरुजी हमारे पास टाइम कम होता है। मैं अभी उस कम टाइम की बात बताऊंगा, पहले प्रश्नों के उत्तर दे लीजिए फिर बताइए। सफल व्यक्ति किसे कहा? आपको मन ही मन, आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं मैं जान रहा हूं, मन ही मन आप उत्तर चुन लें। सफल व्यक्ति किसे कहा गया पैराग्राफ के अकॉर्डिंग? जो उपयुक्त व्यवहार करे, जो उपयुक्त व्यापार करे, जो उपयुक्त चुनाव करे, जो उपयुक्त संभाषण करे। पैराग्राफ में सबसे पहली ही लाइन थी कि सफल कलाकार आदमी वही है जो उपयुक्त का चुनाव करे। न इसमें व्यवहार का मसला है, न इसमें व्यापार का मसला है, न संभाषण माने भाषण का मसला है, सही है जो उपयुक्त का। आ गया 100%। अगला प्रश्न है, कौन सा चुनाव हमारे वश में है? कौन सा चुनाव हमारे वश में है? सफलता असफलता का चुनाव हमारे वश में है, देश काल का चुनाव हमारे वश में है, जन्म मृत्यु का चुनाव हमारे वश में है, कि अच्छी बुरी संगति का चुनाव? तो बच्चा, सफलता असफलता का चुनाव, इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हमारे हाथ में कहा है, ये तो हम जो कर्म करेंगे उसके बदले मिलेगा। अच्छी और बुरी संगत ये चुन पाए कि नहीं चुन पाए, ये जन्म मृत्यु ना जीना, देश काल ना जीना, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है अच्छी बुरी संगति का चुनाव, क्योंकि इसी पर सब निर्भर करता है। बताइए 100% उत्तर मिला कि नहीं मिला? मिला। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इनमें से कौन सा? परिश्रम या आलस्य, ज्ञान या पतन, सत्संग या कुसंग, भद्र या अभद्र भाषा? तो पैराग्राफ में कोई मेंशन हुआ है? हाँ हुआ है। सत्संग माने अच्छा साथ और कुसंग माने बुरा। इसी पर तो पूरा पैराग्राफ बेस्ड है। न परिश्रम आलस्य महत्वपूर्ण है, न उत्थान पतन महत्वपूर्ण, न भद्र भद्र भाषा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है सत्संग या कुसंग।
सत्संग क्या कुसंग, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव किस बात का है? सत्संग अथवा कुसंग का चुनाव। अंडरस्टूड? देखते ही उत्तर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकलेगा। अगला, पानी का निचाई की ओर जाना, पानी की नहीं, पानी का, पानी का निचाई की ओर जाना किस बात का सिंबल है, किस बात का? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। हाँ होता है, तो हम क्या करें? मन का अच्छाई की ओर जाना है, अच्छाई की ओर नीचे जाना, अच्छाई की ओर जाना नहीं, पहाड़ से झरने गिरना नहीं, मन का बुराई की ओर, यही तो है इस बात का सिंबोलिज्म। तो मन का निचाई की ओर जाना, मन का बुराई की ओर जाना, ये इस बात का। और पांचवा सवाल, सही चुनाव का परिणाम क्या होता है? सही चुनाव आप करेंगे तो असफलता मिलेगी? नहीं। पतन मिलेगा? नहीं। हानि मिलेगी? नहीं। अगर आपने सही चुनाव किया तो निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुरू में लिखा था कि उपयुक्त कलाकार और सफल व्यक्ति वह है जिसने उपयुक्त का। 5 प्रश्न हो गए, पांचों का उत्तर आप दे ले गए, 100% दे ले गए कि नहीं दे ले गए? ठीक। आपको पता है, आपको ये पैराग्राफ सरल इसलिए लगा क्योंकि पैराग्राफ समझ में आ चुका। अब जरा पैराग्राफ पर एक ओवरव्यू, दूसरे पैराग्राफ से पहले एक ओवरव्यू। आपके पास एक सवाल होता है, मां साहब हमारे पास तो प्रश्न ना वो बड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, टाइम बहुत कम रहता है, टाइम कम रहता है। अच्छा, आपको मालूम है कि ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, पैराग्राफ कितने कम से कम कितने क्वेश्चन देता है? 5। और 5 को अगर आधा मिनट दे दे तो कम से कम 2.5 मिनट तो रिक्वायर है कि नहीं? आप भैया ये 2.5 मिनट भी नहीं देना चाहते हैं पैराग्राफ को, और इस 2.5 मिनट में मैं तुमसे कहता हूं 1.5 मिनट तुम पैराग्राफ पढ़ने में दे दो, 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे देना। ये तो मैं अध्यापक हूं, तुमको समझाऊंगा तो बात को बड़े अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन कम से कम पैराग्राफ को समझने में 1 से 2 मिनट तो दो, ये मिनिमम मैंने बताया। कम से कम 3 मिनट 4 मिनट तो 5 सवाल को देना ही चाहिए। और अगर आपने पैराग्राफ पढ़ने में 1.5 मिनट 2 मिनट लगाए अच्छे से, ऐसे ऐसे नहीं करना है, मन लगा के पढ़ना है कि वो जो कह रहा है समझ जाए। अगर पैराग्राफ समझ में आ गया तो मैं दावा करता हूं 5 में 5 मिलेंगे, वरना अभी पैराग्राफ तो मैंने पहला समझने के लिए दिया, इंटेंसिटी क्रमशः बढ़ाता चला जाऊंगा। वरना क्या होता है कि आप पैराग्राफ पढ़ते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में पैराग्राफ में 5 में से कभी 3 सही होते हैं, कभी 4 सही होते हैं। कई बार तो पैराग्राफ ऐसा आता है जो बहुत सरल है, एक राजा था उसकी 3 रानियां थी, उसके 4 लड़के थे, ऐसा वाला होता है, और पूछ लेता है कितनी रानियां थी कितने लड़के थे, तब तो आप कूद के लगा देते हैं। लेकिन कई बार आप परीक्षा से निकल के इस बात की शिकायत करते देखे जाते हैं कि सर इस बार पैराग्राफ बहुत टफ आ गया। अगर आप पैराग्राफ पढ़ने की सही विधा का इस्तेमाल करें जो मैंने बताई, अभ्यास इस बात का करके जाइए कि पैराग्राफ को पढ़ करके समझना है, फिर क्वेश्चन करने हैं, यह अभ्यास अगर आप करेंगे तो परीक्षा वाले दिन आप कम समय में बढ़िया करके आएंगे। और बच्चा, मैं इसको फ्री का नंबर कहता हूं। और परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनमें आपने पहले जो पढ़ा है उससे उत्तर देना होता है। यहां तो नकल की कुंजी रखी है, दिस पैराग्राफ इज योर कुंजी, इसमें से सही जवाब ढूंढ ढूंढ के टिक करना है। अगर आप टिक भी नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाए? अब आप टिक कब नहीं कर पाते हैं? अभी नहीं कर पाते हैं जब क्या कहते हैं कि आप उसको सही से पढ़ते हैं। एक पता नहीं कोई आदमी अपना किस्सा सुना रहा था, कहें कि जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी टाइम पर तो हमको सीधे सीधे वो जो 5 सवाल आने वाले होते थे वो मिल जाते थे, और वो हम रात भर में अपना टिप टाप के चले जाते थे। लेकिन उसके बावजूद हमको 5 सवाल मिल जाते थे, इसके बावजूद हम क्या हुए? बहुत कम नंबर से पास हुए। इसका कारण जानते हैं? ऐसा नहीं है कि हम वो पढ़ के समझ न पाते, ऐसा इसलिए था कि हम किताब में वो उत्तर ही रात भर ढूंढते रहे। तो बच्चा, इतना मूर्ख न बनो कि उत्तर न ढूंढ पाओ। आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आप कम से कम उत्तरवा तो ढूंढ लें। उसके लिए थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, समझ समझ के पढ़ना। बात समझ गए? ये मैंने बताया की पॉइंट, ये चाबी है पैराग्राफ को खोलने की। एक पैराग्राफ और करते हैं तो आनंद आ जाएगा पैराग्राफ को समझने का। आनंद ले। अगला पैराग्राफ जबरदस्त पैराग्राफ, ये है पैराग्राफ। सवाल भले सरल होंगे इसके, अभी आरंभ है। मैं गद्यांश की श्रृंखलाएं आपके लिए लाया करूंगा, ऐसे ही गद्यांश कैसे करें हल, उसमें आगे और नए नए पैराग्राफों का अभ्यास करेंगे, जरूर करेंगे। इसमें 5 सवाल और हैं, ये पैराग्राफ पढ़िए, गद्यांश पढ़िए, आपको आनंद आएगा। अच्छा, प्रश्न का उत्तर तो जब एग्जाम देंगे तब देखेंगे। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन का आंसर आपसे सही करवाना है, वो हो जाएगा। उद्देश्य है पैराग्राफ को पढ़ के समझाना। ये सीख जाओगे तो उत्तर तो दे ले जाओगे, तो प्रश्न अभी बाद में देखेंगे।
पहले पैराग्राफ, मनुष्य की जय यात्रा। क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर रथ जोता है? अब देखिए, कठिन शब्द है इसमें। दुर्धर माने होता है बहुत तेज, बहुत प्रचंड, इस तरह का कुछ दुर्धर होता है। एक शब्द से शुरू होता है, मनुष्य की जय यात्रा, यानी आदमी ने अपने जीवन में जो विजय प्राप्त की उसकी बात हो। तो मनुष्य की जय यात्रा, क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर रथ जोता है? मनुष्य की जय यात्रा, क्या जानबूझकर लोकचित्त, लोकचित्त माने आम आदमी का मन, क्या जानबूझकर लोकचित्त को व्यामोहित करने के लिए, माने अपने मोह में डालने के लिए वह पहले ही जैसा वाक्य बनाया गया? मनुष्य की जय यात्रा का, अच्छा अब मैं इस बात को समझा देता हूं कि कई बार कुछ ऐसे शब्द गढ़ लिए जाते हैं लोगों को मोहने के लिए होते हैं। जैसे आजकल वो क्या, वो वाली कंपनियां तमाम आ गई है ना, नेटवर्किंग साइट, अपने नीचे तीन जोड़ो, फिर इनके नीचे तीन जोड़ो। अब इन लोगों के सेमिनार में पहुंच जाइए तो आपको उसी दिन करोड़पति तो बना ही देते। या वह कब दो चार शब्द ऐसे होते हैं जिनको वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, या वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन। अरे भाई, आदमी जब कुछ करेगा तब न कैन डू है, आदमी उसकी बात को समझेगा तब न कैन डू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बने बनाए कुछ शब्द अपने पास रख लेते हैं जो लोगों को मोहित करने के लिए होते हैं। ये इस पैराग्राफ का लेखक कहता है, मनुष्य की जय यात्रा, यानी आज तक जो मनुष्य अपना जीवन जी के आया है, जो सभ्यताओं के मानक हमने स्थापित किए हैं, इसको मनुष्य की जय यात्रा कहा जाता है। तो मनुष्य की जय यात्रा, क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर रथ जोता? मनुष्य की जय यात्रा, क्या जानबूझकर लोकचित्त माने आम आदमी को मोहित करने के लिए पहले से कोई बनाया हुआ वाक्य है? मनुष्य की जय यात्रा का क्या? परंतु मैं पाठकों को किसी प्रकार के शब्द जाल में उलझाने का संकल्प लेकर नहीं आया हूं। मतलब मैं सवाल पूछ के शब्दों में नहीं बांध रहा हूं। मुझे यह वाक्य सचमुच बल देता है। कौन सा? मनुष्य की जय यात्रा। यह वाक्य पैराग्राफ के लेखक को सचमुच बल देता है। न जाने किस अनादिकाल के एक अज्ञात मुहूर्त में यह पृथ्वी नामक ग्रहपिंड सूर्य मंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्रों से देखने में बड़ा, तो मैं इमेजिन करता हूं कि सिर्फ सूरज ही सूरज है, इसमें से एक टुकड़ा टूटा, बुध बना, शुक्र बना, पृथ्वी बना, मंगल बना, और ये सब इसके चारों ओर घूमने लगे। तो न जाने किस अनादिकाल के कौन से समय में, जिसकी पता, जिसके आदि का पता नहीं, जाने ऐसे कौन से समय में किसी अज्ञात मुहूर्त में पृथ्वी नाम का यह ग्रहपिंड सूर्यमंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। मुझे उस समय के चित्र को कल्पना के नेत्रों से बड़ा देखने में आनंद आता। उस सद्य स्फुटित, सद्य माने तुरंत, ताजा, सद्य स्फुटित, फूटा हुआ, तुरंत फूटी हुई धरती के पिंड में ज्वलंत गैस भरे हुए थे। कोई नहीं जानता इन असंख्य अग्निगर्भ कणों में से कितने जीव तत्वों का अंकुर विद्यमान था, वर्तमान था। शायद वह सर्वत्र व्याप्त था, माने उन गैस में, उन अग्नि के भरे कणों में कितने जीवन के तत्व थे। और एग्जाम्पल लेखक कहता है कि हमको लगता है वो पूरे अग्नि में जीवन ही जीवन व्याप्त था, क्योंकि वो ज्वलंत गैस निकली थी शुरू में। अब ये एक पैराग्राफ है, एक बात शुरू होती है और खत्म हो जाती है। इसी समझ से आपको प्रश्नों के उत्तर, जबरदस्त प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो पहले प्रश्न, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो? जीव तत्व का अंकुर, मनुष्य की जय यात्रा, दुर्धर रथ, धरित्री पिंड। तो धरती के बारे में है, किसी रथ के बारे में है, जीवन तत्व का अंकुर कितना था इसके बारे में है? नहीं। दिस होल पैराग्राफ इज मनुष्य की जय यात्रा। आपने पढ़ा पैराग्राफ जय यात्रा, शुरुआत इसी से की जाए, बात उसी पर जोड़ी जा रही है। जो लेखक है वो भी अपनी बात वहीं से शुरू करता है, यानी सार सार इस पैराग्राफ का क्या है? मनुष्य की जय यात्रा। दुर्धर का क्या? दुर्धर का मतलब क्षीण, महान, अगम। अभी पढ़ाए थे, पढ़ाते हमने बताया। दुर्धर का मतलब प्रचंड होता है। अब एक बात बताओ, अगर तुम दुर्धर का मतलब नहीं जानते तो भी एक पैराग्राफ पढ़ो। क्या किसी अज्ञात शत्रु को हराने के लिए मनुष्य ने अपना दुर्धर रथ जोता है?
तो अज्ञात शत्रु को हराने के लिए अपना क्षीण माने कमजोर रथ जोता है, अगम माने जिस तक पहुंचा ना जा सके ऐसा रथ जोता है, महान रथ की प्रचंड रथ। तो जीतने के लिए महान नहीं, जीतने के लिए प्रचंड होना पड़ेगा। अब बताओ पैराग्राफ के सेंस से उत्तर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। और तुम एग्जाम हॉल में बैठ के यार दूरधर जाने क्या पूछ लिया था, जाने नहीं पाए। अगर तुम पैराग्राफ पढ़ के आओगे तो कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, गारंटी देता हूं, गारंटी। अगला प्रश्न देखिए, लेखक को क्या बल देता है? दर्शन का ज्ञान बल देता है, कि मनुष्य की जय यात्रा बल देती है, या मनुष्य का भाग्यवाद बल देता है, या विज्ञान का चमत्कार? पैराग्राफ पढ़ते हुए आपको याद है, लेकिन मुझे यह वाक्य बल देता है। कौन सा वाक्य? पैराग्राफ के शुरू में लिखा है, यहां आखिरी में आके लिखा है कि मुझे यह वाक्य बल देता है, और वाक्य की शुरुआत मनुष्य की जय यात्रा से है। इसलिए उत्तर क्या हो? लेखक को बल देता है मनुष्य की जय, है ना पैराग्राफ जबर। अगला, धरित्री पिंड में धरित्री किसे कहते हैं? ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा है। उल्का पिंड को नहीं मार साहब, सूर्य को नहीं मार साहब, चंद्रमा को नहीं, सब धरती को, धरित्री माने धरती होता है। धरती, पृथ्वी, धरती, पर्यायवाची है, रट लो, मही, मेदिनी, धरा, भू, ये सारे नाम जो हैं वो धरती की पर्यायवाची है। पर्यायवाची का बेसिक सवाल पूछ लिया गया, याद रखना। पैराग्राफ में व्याकरण से, पर्यायवाची से, विलोम से भी सवाल बहुत तगड़े बना लिए जाते, तो पैराग्राफ को पढ़ते समय इसके बारे में भी प्रिपेयर रहा करिए। ये जबर सवाल है, ये आपकी समझ पर है। जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसमें लेखक का दृष्टिकोण, ऑब्जर्वेशन आपको कैसा लगा? कि वायवीय है, सामाजिक है, दार्शनिक है, विज्ञान आधारित? आपने अपने मन में चुन लिया है उत्तर। दार्शनिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, वायवीय नहीं है, विज्ञान आधारित कल्पना है, विज्ञान आधारित कल्पना। जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण क्या है? यह विज्ञान आधारित। अब बताओ 5 में 5 मिले कि नहीं मिले? शीर्षक में और दुर्धर में थोड़ी कठिनाई आ सकती थी अगर आपने पढ़ा ना होता पैराग्राफ, नहीं आई, और आपने 5 पे 5। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है ना बात? अंदर जा रहा है? एक पैराग्राफ का और अभ्यास कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे हम मिला करेंगे और पैराग्राफ के अभ्यास आपको दिया करेंगे, आप करेंगे। और बच्चा ये पैराग्राफ पढ़ के जाओगे तो मन आनंदित होकर चला जाए। इतना जबर पैराग्राफ लिखा जैसे कोई मोटिवेशनल थॉट लिखा। सुनिएगा। अच्छा, इस बार हम इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखाते हैं, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना, देवदार होना। क्या आप उत्तर अभी दे पाने में सक्षम हैं? अगर आप सक्षम भी हैं तो मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गलत हो। पैराग्राफ बिना पढ़े उत्तर मत दिया। वीरता का संदेश क्या है, ये भी पैराग्राफ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना क्यों की गई है? हो सकता है आप अंदाजा लगा के यहां बना ले जाएं, लेकिन पैराग्राफ पढ़ के उत्तर दीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं हो। इनमें से कौन सा रूप वीरता का नहीं है, और वीरता का विशेष लक्षण? 5 सवाल है। मतलब कुल मिला के ये समझ में आ गया गद्यांश वीरता के बारे में है। कुल मिला के पूरा गद्यांश वीरता के बारे में, ये समझ में आ गया। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आनंद आए। सच्चे वीर अपने प्रेम से लोगों को सदा के लिए बांध देते, यानी सच्चा वीर अपने गुस्से से नहीं बांधता, प्रेम से बांधता। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर भी वीर हो जाते। हर बार मरना मारना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने अपनी जान दे देना वीरता नहीं। कभी जीवन के गुण तत्व समझने के लिए सत्य की तलाश में सब छोड़ देना भी वीरता। बुद्ध उसका एग्जाम्पल है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, भीतर से निकलने वाली प्रेरणा। जब कभी उसका विकास हुआ, तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वे तो देवदार के वी अच्छा, वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को
बनाने के कारखाने नहीं होते, वे कारखाने में वीर नहीं बनते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति अपने जीवन रूपी वन यानी जंगल में खुद पैदा होते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का सत्य। बात समझ में आई? जबर पैराग्राफ। सच्ची वीरता, सच्चे वीर अपने प्रेम से बांध देते हैं। वीरता कई प्रकार की होती है, लड़ने मारने खून बहाना ही वीरता नहीं होती है। कभी कभी जीवन के को पाने जानने के लिए बुद्ध जैसा विरक्त हो जाना भी वीरता है। वीरता एक प्रकार की अंतापरण है। जब भी कभी वीरता आती है, एक रौनक, एक बहार संसार में आती है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीर कारखाने में नहीं बनते, वे देवदार के वृक्ष की भांति होते हैं, जंगल में खुद पैदा होते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। और ये वीर वीर लोग क्या आपको देते हैं, बताते हैं कि जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ, बाहर की सतह छोड़ करके अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश। तो आप बताइए, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या? वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना, देवदार और वीर। अरे बस, अब तो नहीं गड़बड़ करेंगे। वीरता संस्मरण नहीं, सच्ची वीरता। द पैराग्राफ इज स्टार्टेड फ्रॉम सच्ची वीरता, और यही वीरता का, सच्ची वीरता का संदेश है। ये भी अंत में लिखा हुआ। तो कुल मिला के सच्ची वीरता, वास्तविक वीरता क्या है, इसके बारे में पैराग्राफ। आप कहें सच्ची वीरता, तो आप इसमें बुद्ध को भी जस्टिफाई कर ले जाएंगे, है, और जो गोली खा के बलिदान हो गए उनको भी जस्टिफाई कर ले जाएंगे। सच्ची वीरता मतलब वीरता की सच्चाई। वीरता का संदेश क्या है, पढ़िए। हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना है। अब सी और डी दोनों बातें लिखी। उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना है, हमेशा नया और निराला रहना। ये भी बात आई है, सी वाली भी बात आई है, डी वाली भी बात आई है। पैराग्राफ एक बार देख के कंफर्म कर लीजिए। वीरता हमेशा नई और निराली रहती है, लेकिन ये तो वीरता के बारे में कहा गया। लेकिन यहां कहा गया है कि जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहो, यही वीरता का संदेश। पैराग्राफ वीरता के संदेश में साफ साफ सिंगल इन्वर्टेड कामा में संदेश दे रहा है, तो आप उसी को संदेश मानेंगे। निराली और नीरता को, निर्णय और निराले को संदेश नहीं मान लेंगे। आंसर इस पैराग्राफ पढ़ के आएंगे तभी सेंस निकलेगा, अन्यथा। वीरों की देवदार वृक्ष से क्यों तुलना की गई? खाना पीना मिलने पर बढ़ते हैं। दोनों का दिल उदार होता है? नहीं। सत्य का हमेशा पालन करते हैं? नहीं। स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के। समझ रहे हैं? ऐसे करना है बबुआ, तब आएगी हिंदी। पैराग्राफ तो और इनमें से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? भैया बुद्ध जब वीरता का रूप हो सकते हैं, तो दान भी वीरता का रूप हो सकता है, त्याग भी वीरता का रूप हो सकता है, क्रोध भी वीरता का रूप, सॉरी, युद्ध भी वीरता का रूप हो सकता है। क्रोध वीरता का रूप नहीं। क्रोध नकारात्मक लक्षण माना गया है। पैराग्राफ में यह नहीं कहा गया कि वीर आदमी के क्रोध से सब डर जाते, लिखा वीर के प्रेम से उसके वशीभूत। तो क्रोध एक नकारात्मक गुण है, वो वीरता का गुण नहीं है। वीरता उत्साह पैदा करने वाली होती, क्रोध नहीं। क्रोध तो रौद्र में पैदा। तो युद्ध, त्याग और ध्यान, दान, ये तीनों चीजें वीरता है, बाकी और वीर। और ये 15 नंबर, वीरता का एक विशेष लक्षण है। क्या है? वीरता में करुणा है, वीरता में हंसी है, वीरता में नकल है। लिखा है वीरता हमेशा नई और निराली रहती है। तो वीरता का विशेष लक्षण है उसका नयापन, उसका निरालापन। क्लियर है? अच्छा, कैसी रही क्लास? कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। पैराग्राफ के बारे में आपकी दृष्टि विकसित हुई कि नहीं, इस बारे में कमेंट जरूर लिखिए। क्लास में कमेंट करके जाइए।
और एक बार फिर से मैं समरी देता हूं आपको। ये 3 पैराग्राफ हमने पढ़ा, इनको करने का अभ्यास अंदाजा आपको हुआ होगा। मैं आपको समरी देता हूं, क्या करना है। पैराग्राफ जब भी आए तो पैराग्राफ को गंभीरता से, पैराग्राफ का शीर्षक इस प्रकार का चुनना है जो उसका सार तत्व बताए, और पैराग्राफ से बाहर का जवाब नहीं दे, पैराग्राफ से बाहर का जवाब। अच्छा, दिस क्लास वाज अबाउट पैराग्राफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपने गद्यांश या पैराग्राफ कैसे करें इस बात को जाना होगा। मैं आपके लिए अभ्यासात्मक कक्षाएं, ये तो आप रिकॉर्डेड अप्रोच में देख रहे हैं, लाइव कक्षाएं हम इस पर आपको मिला करेंगे। ये एक क्लास हो गई बेसिक क्लास, इसको पढ़िए देखिए बार बार, और जब हम आपको लाइव कक्षाओं में मिलेंगे तो आपसे अभ्यास करवाएंगे, आपको पैराग्राफ पढ़वाएंगे, फिर प्रश्न का उत्तर पूछेंगे, पैराग्राफ फिर प्रश्न का। तो हम उम्मीद करते हैं कक्षा आपको आनंददायी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल, और निरंतर अपने और मित्रों को सजेस्ट करिएगा, शेयर करिएगा कि सर पैराग्राफ की क्लास पढ़िए, आप भी पढ़ लीजिए तो आपका ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।